नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के आसिफ इकबाल तनहा तिहाड़ जेल से रिहा कर दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ऐसा किया गया है। अदालत ने इन्हें दिल्ली दंगों के मामले में मंगलवार की शाम को ही जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के ही कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके पतों की पुष्टि नहीं की जा सकी है और इसके लिए 3 दिन का समय चाहिए, लिहाजा इनकी रिहाई नहीं हो सकी। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर को बैन करने को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच कहा है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म को बैन करने के पक्ष में नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत आधी सरकार ट्विटर पर है तो इससे पता चलता है कि हम कितने निष्पक्ष हैं, लेकिन नियम होते हैं, उनको तो मानना ही होगा। हम किसी प्लेटफॉर्म पर बैन के पक्ष में नहीं, लेकिन आपको कानून का पालन करना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हुई है, हम हिंसा की निंदा करते हैं। राजनीतिक हिंसा तो भाजपा का हथकंडा है। ममता ने कहा कि उन्हें यूपी जाना चाहिए था, जहां शव तैर रहे हैं। ममता ने इसके साथ ही कहा कि दुर्भाग्य से वो ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए वो उसे धमका रहे हैं। इसी तरह वो मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए वो मेरी सरकार को भी धमका रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और अब तक चुप रहने वाले लोग भी उनके खिलाफ मुखर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के साथ उनकी तनातनी तो चल ही रही थी, विपक्षी वाम मोर्चा ने भी उनका खुलकर विरोध किया है और राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के आदमी नहीं है, पर उनका व्यवहार वैसा ही है। राज्यपाल का ये काम नहीं हो सकता है। वे अपनी पहचान बीजेपी के आदमी के रूप में कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। राज्यपाल की ये भूमिका खासकर पश्चिम बंगाल में ऐसी नहीं हो सकती है। एलजेपी सांसद और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये चुनाव गुरुवार को पटना में एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया गया। पारस को कुछ दिन पहले एलजेपी संसदीय दल का नेता भी चुना गया था। हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि पारस को नेता चुने जाने की प्रक्रिया पार्टी के संविधान के हिसाब से गलत है। उन्होंने कहा कि संसदीय दल का नेता चुनने की शक्ति केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास है। डोर टू डोर राशन स्कीम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और एक बार फिर टकराव बढ़ने के आसार हैं। मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखकर एलजी से कहा है कि चुनी हुई सरकार को इस स्कीम में आपकी मंजूरी की जरूरत नहीं है और ये मामला अंतिम परिणाम तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने एक फाइल पर नोट लिखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह तय करना है कि क्या वे चुनी हुई सरकार की इस स्कीम के नाम से मुख्यमंत्री शब्द हटा देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कीम की अधिसूचना 20 फरवरी को ही जारी कर दी गई है और इस पर एलजी के पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बगावती रुख के कारण राजस्थान बीजेपी में बीते कुछ महीनों से अशांति का माहौल है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि बीजेपी के राजस्थान इकाई के नए होर्डिंग से राजे की तस्वीर गायब हो गई है और अब ताज़ा खबर यह है कि वसुंधरा ने पार्टी की अधिकतर बैठकों में जाना बंद कर दिया है। द प्रिंट के मुताबिक इसके अलावा राजस्थान बीजेपी की ओर से किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी वसुंधरा हिस्सा नहीं ले रही हैं। बता दें, कोरोना काल में राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कई राज्य इकाइयों की तरह ही जब राजस्थान बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया तो वसुंधरा के समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई शुरू कर दी। इसे लेकर पार्टी के नेताओं में एक बार फिर नाराजगी दिखी। केरल की वायनाड की एक अदालत ने केरल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन और जनाधिपति राष्ट्रीय सभा नेता सी के जानू के खिलाफ रिश्वत देने का मामला दर्ज करने के लिए कहा है। बता दें, सुरेंद्रन पर आरोप है कि उन्होंने केरल में अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सी के जानू को जेआरएस के टिकट पर अपना नामांकन वापस लेने के लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। यही नहीं, सुरेंद्रन एक और मामले में घिरे हुए हैं, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी ने हेलीकॉप्टर से निकालकर गाड़ी में नोटों भरे बैग रखे जाने के मामले में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर भ्रम फैलाने के मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी और आरफा खानम शेरवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है।
ये शिकायत दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में कराई गई है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने गाजियाबाद के मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले में भड़काऊ ट्वीट किए। हालांकि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। इससे पहले इसी मामले में ट्विटर के अलावा समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी और लेखिका सबा नकवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यूपी के गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में भ्रम फैलाने की बात कहते हुए एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस ने सपा नेता उम्मेद पहलवान पर लोनी बॉर्डर थाने में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार उम्मेद पहलवान ने बुजुर्ग समद को अपने साथ बैठाकर 7 जून को फेसबुक लाइव की और इस लाइव के दौरान उन्होंने इस पूरी घटना को अलग रूप दिया और उन्माद भड़काने का काम किया। बाबा रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें से कुछ धाराएं गैर जमानती हैं। बीबीसी से बात करते हुए केस दर्ज कराने वालों में से एक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि टीकाकरण के बारे में, दवाओं के बारे में अफवाह फैलाना सीधे सीधे राजद्रोह की श्रेणी के अपराध हैं और बाबा रामदेव को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को 1 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है। दरअसल आयशा ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को एक टीवी डिबेट में जैविक हथियार कहा था, जिसके बाद लक्षद्वीप पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया था। हालांकि इस मामले में लक्षद्वीप बीजेपी में भी फूट पड़ गई और 15 से अधिक नेताओं ने इसका विरोध करते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। सीबीएसई बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे घोषित कर देगा। बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नतीजे कैसे घोषित किए जाएंगे, इसका फॉर्मूला भी बताया है। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं के नतीजे 10वीं में हासिल किए गए अंकों में से 30%, 11वीं में हासिल किए गए अंकों में से 30% और 12वीं में प्री बोर्ड में हासिल किए गए अंकों में से 40% अंकों के आधार पर घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई ने अदालत को बताया कि 10वीं और 11वीं के 5 में से 3 विषयों के सबसे अच्छे अंकों को लिया जाएगा। बोर्ड ने जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच के सामने इस फॉर्मूले को रखा। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक सामग्री के मामले में अब पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर एनआईए ने छापा मारा है। सीआरपीएफ के सशस्त्र जवानों के साथ पहुंची एनआईए की टीम शर्मा को पूछताछ के लिए एनआईए कार्यालय लेकर गई। शर्मा को कुछ लोग एंटीलिया मामले में आरोपी और पूर्व असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे के गुरु के तौर पर देखते हैं। एनआईए ने पहले संकेत दिए थे कि प्रदीप शर्मा उसके निशाने पर हैं। ऐसा इसलिए तो था ही कि उनका संबंध सचिन वाजे से था, इसलिए भी कि अपराध के बाद शर्मा आरोपी से मिले थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।